हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। भाई बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर ऑफ सरफेस केमिस्ट्री। तो भाई प्रीवियस लेक्चर में हम बात कर रहे थे अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस, जिसमें हमने डिस्कस कर ली थी टू टाइप ऑफ क्लासिफिकेशंस। फर्स्ट वन विच इज बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम, जहां से हमें 8 टाइप ऑफ कोलाइडल सिस्टम्स पढ़ने को मिले थे। 9th वाला क्या सिस्टम था जो हमने बोला था कि ये कोलाइडल नहीं है, क्योंकि वो था गैस और गैस का, जहां पर डिस्पर्स्ड फेज गैस होगी और डिस्पर्शन मीडियम भी गैस होगा, वो हमारा एक कोलाइडल सिस्टम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि गैस इन गैस जो है वो क्या होता है, वो होमोजेनियस इन नेचर होता है। सेकेंड क्लासिफिकेशन जो हमने की वो हमने की ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन dispersed phase and dispersion medium। बट आज हम बात करने जा रहे हैं थर्ड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन विच इज बेस्ड ऑन, लेट मी पुट टाइप, दैट इज क्लासिफिकेशन of colloidal solution on the basis of particle size of dispersed phase। भाई हमें ये पढ़ना है। तो कौन सी हमारी थर्ड टाइप है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि भाई कोलाइडल सॉल्यूशन को हम डिस्पर्स्ड फेज के साइज पे कैसे बांट सकते हैं। तो जब हमने पार्टिकल साइज देखा, मतलब जब हमने डिस्पर्स्ड फेज का साइज देखा, तो हमने देखा कि हमें 3 तरह के नए कोलाइडल सॉल्यूशंस देखने को मिले, जिसमें फर्स्ट वन जो है हमारे पास वो है, फर्स्ट वन इज मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। Second one is macromolecular colloids, and third one is associated colloids। Now one by one we have our introduction, we have a complete discussion on these 3 types of colloidal systems which is based on particle size of dispersed phase। भाई हमें हमारे पास क्लासिफिकेशन के जरिए हमें 3 नई टाइप्स मिल गई। पहली हमें मिल गई मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स, दूसरे हमें मिल गई माइक्रोमोलिक्यूलर, और थर्ड वन हमें मिल गई एसोसिएटेड। अब पहले तो नाम से पहचान करने की कोशिश करेंगे कि मल्टी क्या कहता है, मैक्रोमोलिक्यूलर क्या कह रहा है, और आपकी एसोसिएटेड क्या कह रहे हैं। अब देखते हैं हम लोग मल्टी मॉलिक्यूलर। मल्टी आप लोगों को पता है बहुत सारे होते हैं, और मॉलिक्यूल आप जानते हो जिसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। अब क्या होगा इसके अंदर हम वो जानेंगे। मैक्रो मॉलिक्यूल। अब मैक्रो का मतलब क्या होता है, लार्ज साइज, मतलब वो मॉलिक्यूल जिसका साइज क्या होगा, लार्ज होगा। इधर क्या थे, मॉलिक्यूल थे, लेकिन वो क्या थे, बहुत सारे थे। यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है उसका साइज बहुत बड़ा है, लार्ज इन साइज है। और एसोसिएटेड का मतलब क्या हो रहा है कि मतलब यहाँ पे एसोसिएशन की बात हो रही है, गैदरिंग की बात हो रही है, कोलैबोरेशन की बात हो रही है। अब क्या होगा, कैसे जो पार्टिकल्स हैं वो मल्टी बन जाएंगे, कैसे पार्टिकल मैक्रो होगा, और किस तरीके से वो एसोसिएट होंगे और हमें कोलाइडल सॉल्यूशन बनाएंगे और हमें कोलाइडल सिस्टम मिल जाएगा। अब होता क्या है, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड के अंदर क्या होता है, हम सबसे पहले देखते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड को। तो मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड के अंदर होता क्या है भाई, हम लोगों को पता है जो कोलाइडल रेंज होती है, आपको मैंने बताया था कोलाइडल रेंज क्या होती है, कोलाइडल रेंज होती है 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, ये रेंज होती है। हमें चाहिए कोलाइडल सॉल्यूशन, तो कोलाइडल सॉल्यूशन वही पार्टिकल्स बना सकते हैं जिनका साइज इसके बीच में होगा। लेकिन होता क्या है, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स क्या होते हैं, इधर क्या हुआ, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हमारे पास थे,
जो पार्टिकल्स थे वो इतने छोटे थे कि उनका जो साइज था वो 1 नैनोमीटर से छोटा था। अब 1 नैनोमीटर से जिसका पार्टिकल साइज छोटा होगा, क्या वो एक कोलाइडल सॉल्यूशन बनाएगा? वो कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बनाएगा। अब भाई हमने पढ़ के रखा है कोलाइडल सॉल्यूशन वही पार्टिकल्स बना सकते हैं जिनका पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर होगा। लेकिन यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, भाई पार्टिकल्स है लेकिन उनका साइज जो है 1 नैनोमीटर से छोटा है। जब पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से छोटा है और हम चाहते हैं कि वो एक कोलाइडल सॉल्यूशन बनाए, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो ये पॉसिबल कैसे हुआ? बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो थे वो आपस में जुड़ गए। आपस में जुड़ गए और जुड़ के उन्होंने क्या बना दिया? एक मॉलिक्यूल बना दिया जिसका साइज किसमें फॉल कर गया? 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। अब आपने क्या देखा? छोटे छोटे थे मतलब मल्टी मॉलिक्यूल्स एसोसिएट टुगेदर टू प्रोड्यूस अ पार्टिकल विच लाइज इन द विच रेंज बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, जिसकी रेंज जो है वो इसके बीच में फॉल कर रही है। यही बनाया मल्टी मॉलिक्यूल्स आ गए। नाम से पता चल रहा था हमें मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। तो क्या होता है इसके अंदर? बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स आपस में मिल जाते हैं और मिलके क्या बनाते हैं? एक ऐसा पार्टिकल बनाते हैं जिसका साइज जो है वो फॉल करेगा 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। अब बात आती है मल्टी मॉलिक्यूलर के एग्जाम्पल की। तो मल्टी मॉलिक्यूलर के अंदर जब हम एग्जाम्पल की बात करेंगे तो यहाँ पर हमने देखा गोल्ड सोल। गोल्ड सोल इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। कैसे भाई? गोल्ड सोल में क्या होता है? गोल्ड के छोटे छोटे AU के छोटे छोटे पार्टिकल्स आपस में मिलके क्या बना देते हैं? एक कोलाइडल सॉल्यूशन तैयार करते हैं। सिमिलरली वन मोर एग्जांपल जो क्लियरली एक्सप्लेन करेगा मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड को, दैट इज सल्फर। सोल ऑफ सल्फर। अब सोल ऑफ सल्फर में क्या होता है? आपको पता है S8। सल्फर जो इसका रिप्रेजेंटेशन है, इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन अगर आप बात करें, इसका फॉर्मूले की बात करें, वो क्या है? S8 है, जिसमें क्या होंगे? सल्फर के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपस में मिलके हमें क्या दे देंगे? एक कोलाइडल रेंज दे देंगे जो लाइक करेगी 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। तो भाई ये तो हमने बात कर ली किसकी? मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड की। तो मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड में क्या हुआ? मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड में क्या हुआ? when small sized multimolecular particles aggregate together to produce a particle ranging between 1 to 1000 नैनोमीटर। इसी को हम क्या कहते हैं? मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड कहते हैं। अब बात करते हैं हम लोग सेकेंड टाइप की। मैं समझ सकती हूँ यहाँ से कि आप लोगों को कितनी आसानी से मैंने स्टेप बाय स्टेप मैनर में मल्टी मॉलिक्यूलर को समझाया है, जहां पर मैंने बताया कि कोलाइडल सॉल्यूशन हम चाहते हैं, हम उसकी क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं पार्टिकल साइज पे। लेकिन अगर पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से छोटा है वो कभी भी कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बना सकता। लेकिन जब हमारी रेंज इसके बीच में फॉल करेगी तो वो कोलाइडल सॉल्यूशन बनाएगा। लेकिन जब पार्टिकल हमारे पास स्मॉल साइज्ड है तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि वो एक कोलाइडल सॉल्यूशन बना सकते हैं? ये पॉसिबल तभी होगा जब स्मॉल साइज्ड मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाएंगे। जब वो आपस में जुड़ जाएंगे तो एक मॉलिक्यूल बनाएंगे और उसका जो साइज होगा वो साइज कोलाइडल रेंज में फॉल करेगा, तो हमें क्या मिल जाएगा? कोलाइडल सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसी तरीके से अब हम बात करते हैं सेकेंड टाइप की, और सेकेंड टाइप हमारे पास क्या है? मैक्रोमोलिक्यूलर। अब मैं यहाँ पे लाइन लगा रही हूँ और ये हमारा सेकेंड टाइप आ गया जो है हमारे पास मैक्रोमोलिक्यूलर कोलाइड। अब मैक्रोमोलिक्यूलर कोलाइड क्या होता है? मैक्रो, मैंने क्या कहा? मैक्रो स्टैंड्स फॉर लार्ज। अब लार्ज साइज्ड मॉलिक्यूल जो है वो क्या करेगा? लार्ज साइज्ड मॉलिक्यूल जिसकी रेंज
पहले ही कितनी है, बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, उसको किसी तरीके की एग्रीगेशन की जरूरत नहीं होगी। In macromolecular collide, the dispersed particle is themselves a large molecule. In macromolecular collide, dispersed particle is themselves large sized molecule. Actually these are polymers. ये जो आपके मैक्रोमोलिक्यूल, मैंने लिख तो दिया, मैक्रोमोलिक्यूल्स मैंने क्या कहा, लार्ज साइज्ड मॉलिक्यूल है, जिसमें क्या होता है वही जो आपका डिस्पर्स्ड पार्टिकल, क्योंकि हम बात तो डिस्पर्स्ड पार्टिकल के ऊपर कर रहे हैं ना, तो बोलता है जो डिस्पर्स्ड पार्टिकल का साइज होता है वो अपने आप में ही इतना बड़ा होता है कि वो इस रेंज में फॉल कर जाता है। इस रेंज में फॉल कर जाता है मतलब उसकी रेंज कौन सी है, कोलाइडल रेंज है। जब वो कोलाइडल रेंज में फॉल कर रहा है तो ऑटोमेटिकली वो सोल्यूशन जो बनाएगा वो सोल्यूशन कैसा होगा, आपका कोलाइडल सोल्यूशन होगा। दूसरी बात मैंने क्या कहा, ये जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं सीम्स टू बी लुक लाइक एज पॉलीमर्स, ये किसकी तरह होते हैं, ये पॉलीमर्स की तरह होते हैं, क्योंकि पॉलीमर्स का साइज आपको पता है, पॉलीमर्स का साइज कैसा होता है, मैक्रो होता है, बहुत बड़ा होता है। तो भाई ये पॉलीमर्स की तरह हो गए। अगर पर्टिकुलर एग्जांपल की बात करें हम मैक्रोमोलिक्यूलर के अंदर, तो मैक्रोमोलिक्यूलर के अंदर आप ले सकते हो एग्जाम्पल के तौर पे प्रोटीन्स हो गए, क्योंकि प्रोटीन्स जो है वो भी कैसे होते हैं, मैक्रो होते हैं। स्टार्च हो गया, स्टार्च भी मैक्रोमोलिक्यूल है। सेलुलोज हो गया, वो भी मैक्रोमोलिक्यूल है, क्योंकि इनका जो साइज है वो साइज क्या है, बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से ये बिहेव करते हैं एज मैक्रोमोलिक्यूलर कोलाइड। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मल्टी एंड मैक्रो? इफ वन समवन आस्क टू यू कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, तो आप क्या बोलोगे, मल्टी मोलिक्यूलर के अंदर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स एग्रीगेट करके एक ऐसा पार्टिकल बनाएंगे जिसका साइज जो है कोलाइडल रेंज में फॉल कर जाएगा। मैक्रोमोलिक्यूल के अंदर अपने आप में उस डिस्पर्स्ड पार्टिकल का साइज इतना बड़ा है कि वो इस रेंज में फॉल कर जाता है, जिसकी वजह से जब वो सॉल्यूशन बनाएगा उस सॉल्यूशन को हम कहेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन। इधर हमने एग्जांपल की बात की गोल्ड सोल, जहां पे एयू के छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलके एक एग्रीगेट बना रहे थे, सल्फर के पार्टिकल्स मिलके एक एग्रीगेट बना रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमने कहा दीज आर लुक लाइक एज पॉलीमर्स, क्योंकि उनका साइज बड़ा होता है। और पर्टिकुलर एग्जांपल की बात की हमने, हम प्रोटीन्स को कर सकते हैं, स्टार्च को ले सकते हैं, सेलुलोज को ले सकते हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड्स अनदर टाइप दैट इज एसोसिएटेड कोलाइड। अब बात करते हैं हम लोग एसोसिएटेड कोलाइड्स की। तो एसोसिएटेड कोलाइड्स क्या है, तो अब वर्ड से पता चल रहा है कि भाई यहाँ पे तो एक एसोसिएशन बनने वाली है। एसोसिएटेड कोलाइड। अब एसोसिएटेड कोलाइड में होता क्या है, पहले तो मैं इसकी डेफिनेशन बताती हूँ, फिर क्लियर हो जाएगा एसोसिएटेड क्या बोलता है। एसोसिएटेड बोलता है देयर आर सर्टेन substances which behaves as normal electrolyte at low concentration but behave as colloid at higher concentration. Such substances are called as mesons. These are also known as
associated colitis. Actually, measles are associated colitis. हमें ये डिस्कस करना था एसोसिएटेड कोलाइट्स क्या होते हैं. अब एसोसिएटेड कोलाइट्स क्या होते हैं? फ्रॉम दिस डेफिनेशन इट इज क्लियर कि भाई कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट का काम करते हैं, जिनका काम क्या है हमें देखने को मिलता है कि वो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं. कहाँ पे? जब कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी. कंसंट्रेशन कम होने पर वो बिहेव करते हैं एज इलेक्ट्रोलाइट, लेकिन जैसे ही कंसंट्रेशन बढ़ाई जाती है तो वो किसकी तरफ शिफ्ट कर जाते हैं, कोलाइट की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं. तो हुआ क्या, कंसंट्रेशन कम होने पर जब सब्सटेंस क्या काम करेगा, इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा, लेकिन जैसे ही हम उनकी कंसंट्रेशन बढ़ाना शुरू करेंगे तो वो ही जो इलेक्ट्रोलाइट का काम कर रहे थे अब वो किसका काम करने लग पड़ेंगे, कोलाइड का. मतलब उनकी रेंज कहाँ पे आ जाएगी, कोलाइडल रेंज में आ जाएगी. 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर आ जाएगी. तो बोलते हैं यही जो सब्सटेंसेस होते हैं जो हायर कंसंट्रेशन पर क्या कर रही हैं, काम कर रहे हैं एक कोलाइड का, उनको हम बोलते हैं मीजल्स. और यही मीजल्स जो होते हैं हम इनको क्या बोलते हैं, एसोसिएटेड कोलाइट्स. अब आपके माइंड में सबसे पहले तो ये वर्ड स्ट्राइक किया होगा मीजल्स, क्योंकि 10th क्लास में आपने मीजल्स पढ़ा था. 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप. तो मीजल्स वहां पे बनाए थे जब डर्ट के मॉलिक्यूल्स जो हो रहे थे वो क्या बना रहे थे, एक वहां पे एक मॉलिक्यूलर बंच बना रहे थे, आपस में जुड़ रहे थे, एक एग्रीगेशन कर रहे थे. तो मीजल्स, तो एग्जैक्टली ये वही मीजल्स हैं जो किसका काम कर रहे हैं, एसोसिएटेड कोलाइड का काम कर रहे हैं. अब इसकी एग्जांपल तो क्लियर हो जाएगी ना कि इसकी एग्जांपल क्या है भाई, मीजल्स कहाँ बन रहे हैं, सोप और डिटर्जेंट में. तो सोप एंड डिटर्जेंट्स जब आपने इनकी वर्किंग देखी है तो वहां पे मीजल्स बनते हैं, ये वही एसोसिएटेड कोलाइड्स होते हैं. अब आप बात करोगे कैसे, अब होता क्या है भाई, आप लोगों को पता है कि क्या एक छोटा सा सोप का पार्टिकल जो है वो कपड़े को क्लीन कर सकता है, वो कपड़े को क्लीन नहीं कर पाएगा. तो जब वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में एक एग्रीगेशन कर लेते हैं तब वो किसका काम करेंगे, तब वो काम करेंगे भाई आपके कोलाइड का, और तब वो बन जाएंगे आपके एसोसिएटेड कोलाइड्स. अब इसकी बेस्ट एग्जांपल देती हूँ. तो घर के अंदर चले आप लोग किचन में, तो जब किचन में क्या होता है, आप लोगों की मम्मा जब आटा गूंथने लगती हैं, जब वो आटा बनाने लगती हैं तो सबसे पहले वो आटा लेती हैं, एक छोटा सा जो भी कंटेनर लिया है उस कंटेनर में आटा डालेंगे. अब आपको पता आटा किस फॉर्म में है, आटा तो भी पाउडर फॉर्म में है. अब मुझे बताओ बिना पानी मिलाए क्या आप उस आटे से चपाती बना सकते हो? भाई इट्स इम्पॉसिबल. हम उस पाउडर फॉर्म आटे से हम चपाती नहीं बना पाएंगे. क्यों? क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स हैं. वो फाइन पार्टिकल्स जो है वो कोलाइडल रेंज में फॉल नहीं कर रही है. अब उनको कोलाइडल रेंज में फॉल करवाने के लिए होगा क्या, हमें उसमें पानी डाल के जब उसको मिक्स किया जाएगा तो होगा क्या, वो छोटे छोटे जो पाउडर के मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में जुड़ेंगे, आपस में जुड़ेंगे तो वो एसोसिएट हो जाएंगे. एसोसिएट होके वो किस रेंज में फॉल करेंगे, कोलाइडल रेंज में फॉल करेंगे, जिसकी वजह से हम इजीली क्या कर लेंगे, उसी से चपाती बना सकते हैं. ये वही चीज है भाई, यहाँ पे एक छोटा सा डिटर्जेंट का पार्टिकल जो है वो कपड़े को क्लींस नहीं कर पाएगा. उसके लिए क्या होना पड़ेगा, उसको एसोसिएट करना पड़ेगा, उसको जुड़ना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, क्लींजिंग एक्शन जो है वो प्रॉपर होगा और प्रॉपर क्लींजिंग होगी. अब ये वही चीज है एसोसिएटेड. मल्टी के अंदर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स थे, एक बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे थे. जब हमने बात की मैक्रो की, उसका साइज खुद ही बहुत बड़ा था, लेकिन यहाँ पे एसोसिएटेड के अंदर तो वो भाई लो कंसंट्रेशन पे किसका काम कर रहे हैं, लो कंसंट्रेशन पे वो काम कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट का. हमें कंसंट्रेशन बढ़ानी पड़ी. जब कंसंट्रेशन बढ़ाई तभी क्या होगा, तभी वो बिहेव करेगा कोलाइड का, और कोलाइड बिहेव करने पर वो मीजल्स बनाते हैं जिसको हम कहते हैं एसोसिएटेड कोलाइड्स. अब बात आती है क्या, अब बात आती है ये जो मीजल्स हैं, ये मीजल्स एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बनते हैं और उस टेम्परेचर को हम कहते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर. ये जो मीजल्स है, कोई आपको पूछे ये कब बनते हैं तो आप बोलोगे मीजल्स एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बनते हैं जिसको हम कहते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर, और एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे जब ये काम करते हैं तो हम उसे कहते हैं CMC, क्रिटिकल मीजल कंसंट्रेशन. तो क्या हो गया, एक क्राफ्ट टेम्परेचर जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मीजल्स बनेंगे, और एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन जिस पे ये काम करेंगे उसको हम कहते हैं क्रिटिकल मीजल कंसंट्रेशन. तो अब जल्दी से इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं हम लोग. क्या है डेफिनेशन इसकी, तो बोलता है ये जो मीजल्स है, मीजल फॉर्मेशन takes place
at a particular temperature. At a particular temperature known as Kraft temperature. Kraft temperature. And a particular concentration, at a particular concentration हम इसे क्या कहते हैं, CMC. और ये CMC क्या है भाई, आपका क्रिटिकल मीजल कंसंट्रेशन. क्राफ्ट टेम्परेचर वो पर्टिकुलर टेम्परेचर जिसमें मीजल्स बनेंगे. क्रिटिकल मीजल कंसंट्रेशन जहां पे मीजल्स की कंसंट्रेशन डिसाइड होगी, जहां पे मीजल्स आपके क्या करेंगे, काम करेंगे. इसी अबव दिस ही आपका क्या होगा, मीजल फॉर्मेशंस होगी, वो अपना काम करेंगी. तो भाई ये था आपका थर्ड क्लासिफिकेशन विच इज बेस्ड ऑन पार्टिकल साइज ऑफ डिस्पर्स्ड फेज. तो जो क्लींजिंग एक्शन था वो आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है. अगर आपके पास अब यहाँ पे तीनों क्लासिफिकेशंस कवर हो गए कोलाइडल सॉल्यूशंस की. हमने फर्स्ट पढ़ ली फिजिकल स्टेट को लेते हुए, सेकंड इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस को लेते हुए हम लोगों ने, और थर्ड वन टाइप जो हमने अभी अभी करी है कवर वो है हमारा पार्टिकल साइज ऑफ डिस्पर्स्ड फेज.